जय संविधान। जय संविधान। अमिताभ साहब, आज फिर मैंने आपको आग्रह किया है, आपसे कुछ मैं समझना चाहता हूं। जी, असल जी। में पुलिस की जो कार्य प्रणाली है, पुलिस कैसे काम करती है, ये चर्चा का विषय तो रहती है, अखबारों में छपता है, लोग अलग तरह की बातें करते हैं। लेकिन मेरा अध्यापक रहा तो मेरे को बहुत ज्यादा वास्ता नहीं पड़ा और मुझे पता नहीं चला कि पुलिस आखिर काम कैसे करती है। और अब तरह तरह की बातें होती हैं, अलग अलग तरह की बातें होती हैं कि अमीरों के लिए पुलिस अलग तरह से काम करती है, गरीबों के लिए अलग तरह से काम करती है, भ्रष्ट लोगों की अलग तरह से काम करती है, और जो ईमानदार होते हैं उनके लिए अलग तरह से काम करती है, जो 15-20 हजार करोड़ का लोन लेके भागते हैं उनके अलग तरह से काम करती है, जो बेचारे 50 लोन नहीं लेके दे पाते हैं उनसे अलग तरह से काम करती है। अब एक नया उदाहरण आया है और जिसे मुझे बड़ा उत्सुक कर दिया है और मैं बड़ा हैरान हूं कि आखिर पुलिस ऐसे काम करती है क्या। देखिए, राजस्थान का केस है अमिताभ साहब। जी। और आप आईपीएस अफसर रहे हैं, पुलिस अफसर रहे हैं, बहुत जनपदों में आप तैनात रहे हैं, आपने नजदीक से देखा होगा कैसे काम करती है। और आप जानता हूं मैं आपको, बड़े एक स्वच्छ छवि के व्यक्ति रहे, इसीलिए आपको प्रीमेच्योर रिटायरमेंट भी लेना पड़ा और आपको सेवा मुक्त कर दिया गया, क्योंकि आप जैसे लोग और अमिताभ कांत जैसे लोग जो हैं उनको ऐसे ही हश्र को देखना पड़ता है, क्योंकि आप जी। उस परंपरा में नहीं चल पाए शायद जो पुलिस की परंपरा थी जिसमें वो बिल्कुल। चाहते थे कि आप चलें। बल्कि एक मैं बिल अमिताभ जी आपको और बता दूं, आपको शायद पता होगा, मेरे प्रयाग विश्वविद्यालय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मेरे एक साथी थे, मित्र थे, केपी सिंह। जी। पीसीबी हॉस्टल में रहते थे, पीपीएस में आए थे वो, जी। प्रोविंशियल पुलिस सर्विसेज में, और बड़े ईमानदार आदमी थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक बार एक एनकाउंटर हुआ बदमाशों से, तो उनके पीठ में गोली लगी और वो बेचारे मृत हो गए नौकरी के थोड़े दिन बाद। बड़े ईमानदार आदमी थे। तो बाद हुँ। में पता चला कि जो पुलिस वाले थे जो पीछे खड़े हुए थे, उन्होंने ही गोली इसलिए मार दी थी कि ये ईमानदार आदमी है यार, ये पैसा नहीं कमाने दे रहा। खैर बाद में उनकी दो बेटियां आईएएस बनी, उन्होंने बदला जी, लिया, जी। सारे पुलिस अधिकारियों को जो उसमें इन्वॉल्व थे उनको हुँ, जेल भेजा। ये हुँ। घटना है, क्योंकि मैं केपी सिंह को जानता था इसलिए मैंने जिक्र कर दिया। अरे जी, जी। देखिए, राजस्थान की अमिताभ जी ये घटना है। अमिताभ जी वहां पर एक नेता हुआ करते हैं जिनका नाम है मालविया हैं, और वो एसटी नेता हैं, महेंद्र सिंह राजपूत, महेंद्र सिंह मालविया एसटी नेता हैं। और वो कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता हुआ करते थे, 5 बार वहां के विधायक रहे थे और कांग्रेस से ही रहे थे, और कांग्रेस के बड़े नेताओं में उनकी गिनती हुआ करती थी। अच्छा, उन्हें शायद ऐसा लगा कि पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले उन्हें लगा कि उनका ईडी रेड होने वाली है और भारतीय जनता पार्टी की निगाह में आ गए हैं, क्योंकि एक तो एसटी नेता हैं और एसटी काफी हैं राजस्थान के अंदर, बड़े नेता हैं। तो इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। अच्छा, उनके यहाँ ईडी रेड तो नहीं हुई क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी, और वो पार्लियामेंट के इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे लड़ गए। अच्छा, वहां पे क्या हुआ कि जो उनके खिलाफ कैंडिडेट खड़ा हुआ कांग्रेस का, और बाप करके एक पार्टी है जो आदिवासियों की पार्टी है, उसपे समझौता हुआ। राजकुमार रोट जो व्यक्ति थे, उन्होंने उन्हें करीब 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से हरा दिया, मतलब भारतीय जनता पार्टी हार गई, कांग्रेस जीत गई। अच्छा, वहां जाके वो जब इतने दिनों रहे भारतीय जनता पार्टी में, तो उन्हें लगा कि यार ईडी रेट तो हुई नहीं, और मैं जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी में आ गया, यहाँ कोई मुझे पूछ भी नहीं रहा, कांग्रेस में तो बड़ी बड़ी इज्जत हुआ करती थी। तो उन्होंने अभी 5 दिन पहले यह निर्णय लिया, वहां जाके डोटासरा साहब से मिलकर और कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं से उन्होंने कहा कि भाई देखिए, मेरा दम घुट रहा है, मैं कांग्रेस को वापस आना चाहता हूँ। अच्छा, जैसे ही उन्होंने डिस्क्लोज किया कि मैं कांग्रेस में वापस आना चाहता हूं, वैसे ही विद इन 24 आवर्स उनके यहाँ रेड हो गई, और वहां का जो पुलिस विभाग है, वहां की एसीबी विभाग जो है, एंटी करप्शन ब्यूरो है, उन्होंने उनके यहाँ रेड कर दी। मतलब ये है कि जो व्यक्ति 5 बार विधायक रहा, कभी कोई रेड नहीं हुई, भारतीय जनता पार्टी में गया, कोई रेड नहीं हुई, काफी दिनों तक रहा, कोई रेड नहीं हुई। जैसे ही उसने कहा मैं कांग्रेस में आना चाहता हूं और मैं जा रहा हूं, और इच्छा व्यक्त कर दी, उन पर भारतीय जनता पार्टी का दबाव पड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने कहा नहीं, ये हो नहीं सकता, हमारी ये तो वो शेर की मांद है, जहां कोई अंदर आ जाता है बाहर नहीं जाता। आपको पता ही होगा अमिताभ जी, एक कहानी, एक बूढ़ा शेर हो गया, तो उसको शिकार मिलते नहीं थे, तो एक गुफा के अंदर जाके बैठ गया, और उसने कहा कि यहाँ पे मैं जो है बड़ा वो हूं, और मैंने भक्ति शुरू कर दी है, मैं पूजा पाठ करता हूं, तो आइए आप हुँ, लोग मेरे दर्शन करने आइए। जब हुँ, जो हुँ, दर्शन हुँ। करने जाता उसको खा के खत्म कर देता। मतलब उसके यहाँ बिल्कुल। आने, अच्छा,
एक को उसने कहा, एक बकरे को उसने कहा कि अंदर आ जाओ और मैं कुछ नहीं करूंगा, मैंने तो बिल्कुल संत बन गया हूं, मैं तो अब आजकल डमरू बजाता हूं। तो उसने कहा बकरे ने, उस बकरे ने कहा कि महाराज ये बताइए, आपके गुफा के अंदर अंदर आने के तो रास्ते हैं, पद चिन्ह हैं, बाहर आने का पद चिन्ह एक भी नहीं है। तो मैं झांसे में नहीं आने वाला, मैं अंदर नहीं आऊंगा, वरना जो गया वो वापस नहीं आएगा। अच्छा, ये मालवीय जी ने, महेंद्र सिंह मालवीय ने ये प्रयास कर लिया वापस आने का, तो उनकी ईडी की रेड हो गई। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं अमिताभ जी, क्योंकि आपको शायद ज्ञान होगा और आप बताएंगे कि ये पुलिस जो है काम कैसे करती है और कैसे एक व्यक्ति, या तो वो करप्ट है या वो अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का एक और चरित्र मुझे समझ में आ रहा है, जो ईमानदार आदमी कांग्रेस का है उससे उसे नहीं कोई मतलब, उससे वो परेशान भी नहीं करते। वो वो केवल कांग्रेस के चुनिंदा जो बेईमान और भ्रष्ट लोग हैं उनको परेशान करते हैं, उनको दबाव में लेते हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी में ले लेते हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी में लेने के बाद जैसे वो साइकिल का वो आप देखते हैं ना, जो हवा अंदर जाती है बाहर नहीं निकलती, तो आप भारतीय जनता पार्टी में करप्ट लोग जा तो सकते हैं, छोड़ नहीं सकते। तो जी केवल करप्ट लोगों को चुनती है, वो ईमानदार लोगों के उसकी कोई रुचि नहीं है। तो ये जो ये हुआ है अभी महेंद्र सिंह मालविया के बारे में, और उसके बाद ईडी की रेड हो गई है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो कांग्रेस में ही जाऊंगा, और 15-20 लोग और बड़े बड़े कद्दावर नेता राजस्थान के जो भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे वापस आने के चक्कर में, अमरिंदर सिंह भी वापस आने के चक्कर में। तो ये जो हो रहा है महेंद्र सिंह मालविया के साथ, इसके बारे में आपको जो पूरी मैंने आपको प्रक्रिया बताई, आपको क्या लगता है वास्तविकता में हो क्या रहा है? नहीं, हो तो वही रहा है जो आपने कहा है, हो तो वही रहा है। अब ये महेंद्र सिंह मालवीय जो थे, उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष से मिलकर राजस्थान में इच्छा जताई कि भाई अब मैं घर वापसी करना चाहता हूं। तो अब भाजपा राम भक्तों ने कहा कि भाई घर वापसी कैसे करोगे, एक बार राम भक्त बन गए तो फिर अब रामद्रोही कैसे बनोगे। अब इन लोगों ने, वो बांसवाड़ा के रहने वाले हैं, दक्षिण राजस्थान में बांसवाड़ा इलाका है, और वहां आदिवासी लोग, खास के भील लोग, भील आदिवासी काफी तादाद में रहते हैं। अब इन्होंने इतने इतने दिन सार्वजनिक जीवन में रहा है, तो कुछ तो पेट्रोल पंप खुलना इनका भी बनता है। तो इतने दिनों तक तो वहां बांसवाड़ा में इनके 2 पेट्रोल पंप हैं, और इनके बेटे जो है प्रताप सिंह, उनका एक ये है स्टोन क्रशर है। अब देखिए, जहां इन्होंने कहा 48 घंटे के अंदर जयपुर से एसीबी की टीम पहुंच गई। एसीबी मतलब राज्य सरकार की पुलिस की ही एक इकाई होती है, एंटी करप्शन ब्यूरो, मतलब जो भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए जो इकाई बनती है, विशेष इकाई। और उसने पूरा इनके पुलिस पेट्रोल पंप पर जाके कागजात खंगालने शुरू किए। इनके जो बेटे का स्टोन क्रशर है उसमें कागजात खंगालने शुरू किए। मतलब बहुत, एसीबी ने कहा कि गंभीर मामला है, कुछ तो हुआ है। लेकिन जो होता है कि अब टाइमिंग पर तो सवाल होगा ही कि भाई वो उन्होंने फरवरी 2024 में ही भाजपा छोड़ा था, और उस समय भी इसलिए छोड़ा था क्योंकि उनके ऊपर ईडी की तलवार लटक रही थी। ऐसे नहीं छोड़ा था, उनके ऊपर उस समय भी ईडी की तलवार लटक रही थी, और वो भाजपा छोड़ के आए थे, और भाजपा ने उनको टिकट भी दिया बांसवाड़ा से। और जैसा आपने बताया, वो भारत आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार से हार गए, और उसके बाद उनको लगा कि यहाँ तो कुछ खास मिल नहीं रहा है राम भक्ति से, तो वापस मुड़े। तो अब एसीबी वाले पीछे पड़ गए हैं। मतलब अब उनको साफ साफ कह दिया गया है कि भाई या तो आप भाजपा में बने रहिए, नहीं तो एसीबी ने आज तो रेड किया है, कल आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी, परसों आपका पेट्रोल पंप सील कर दिया जाएगा, उसके बाद आपके बेटे की गिरफ्तारी हो जाएगी, फिर उसका स्टोन क्रशर मतलब सील कर दिया जाएगा, और फिर आप कोर्ट अदालतों के चक्कर काटते रहिएगा, और हम आपको जेल में सड़ा देंगे। तो ये तो मतलब अब मैं क्या कहूं, देखिए थोड़ा बहुत तो पुलिस का हर जमाने में दुरुपयोग होता था, ये तो थोड़ा बहुत। लेकिन 2014 के बाद जब से मोदी जी आए हैं, तब तो कहते हैं ना कि अति हो गई। अब अति हो गई है कि सिर्फ दुरुपयोग ही हो रहा है, उसका सदुपयोग कोई नहीं हो रहा। अभी पूरा जो देखिए बंगाल में जो इतना बड़ा तमाशा हो गया है, अब देखिए ईडी को देखिए, ईडी भी उसी तरह, चाहे भारत सरकार की एजेंसी हो या राज्य सरकार की एजेंसी हो, सबका एक ही तौर तरीका है। अब ईडी ने देखिए बंगाल में क्या किया। 2020 में ईडी ने एक कोयला तस्करी का मामला दर्ज किया था। कोई अनूप माझी है, कहा कि अनूप माझी ने कोयला तस्करी की। 20 में ये हुआ, यानी पिछले विधानसभा चुनाव के पहले। उसके बाद ईडी वाले एकदम कुंभकर्णी निद्रा में सो गए। अब जब बंगाल के चुनाव फिर मतलब दरवाजे पर हैं, तब ईडी वालों ने रेड कर दिया आईपैक के दफ्तर पर और प्रतीक जैन के यहां, और कहा कि भाई कोयला तस्करी का पैसा आईपैक को भी मिला है।
अब ये ज्ञान प्राप्ति का टाइमिंग देखिए, 5-6 साल तक आपको कुछ ज्ञान नहीं प्राप्त था, और जब चुनाव हुआ तो फिर ईडी ने भेज दिया। अब देखिए, ज्यादातर जगह लोग तो ईडी की गुंडागर्दी लोग बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन ममता बनर्जी कुछ मतलब अलग मिट्टी से बनी हुई है। तो उन्होंने उनको बंगाल में तो बहुत पहले से उनका नाम अग्नि कन्या लोगों ने रख दिया है। तो अग्नि कन्या पहुंच गई और उसने तो इन लोग की लानत मलामत कर दी। होम मिनिस्टर को नोटी कह दिया, नस्टी कह दिया कि अमित शाह के पास कोयला तस्करी का पैसा आता है, तो भाजपाइयों को तो लेने के देने पड़ गए हैं, अब तो ईडी वाले गिरफ्तारी के डर से भाग रहे हैं। तो ये एक पूरा पैटर्न बन गया है। अगर आप ईडी का ही केस स्टडी करें, भले आज लोग खौफ के बारे में कुछ नहीं बोलते हो, बाद में तो पूरी की पूरी इस पर एक किताब लिखी जा सकती है। पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक यही ईडी का पैटर्न रहा है। महाराष्ट्र में जो सरकार गिराई गई और उसके बाद जो इन लोगों ने सरकार बनाई, और सबको दर्शकों को मालूम हुआ कैसे चार्टर्ड प्लेन से विधायक गए, कैसे गुवाहाटी में उनको रखा गया, एक रिजॉर्ट में रखा गया, फिर सुबह सुबह 5 बजे नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हुआ। वो जितने विधायक टूटे थे उसमें से ज्यादातर पर ईडी की जांच चल रही थी। और जब वे भाजपा के साथ हो गए, चाहे वो शिवसेना के हो, एनसीपी के हो, जिसके भी हो, तो सारी की सारी फाइलें चुपचाप बंद कर दी गई। ये पहली बार नहीं हुआ है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स में देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को तो अभी 1-2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार कर दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए बीजेपी ने सैकड़ों करोड़ रुपए मतलब चंदा में पाया था। अब उसमें भी इन लोगों ने ईडी का इस्तेमाल किया था। मतलब कोई बड़ी कंपनी है, कोई मोटा मुर्गा है, तो उस पर पहले ईडी का रेड डाल देते थे, उसकी फाइल खुल जाती थी, कुछ से पूछताछ होती थी, 1-2 को अंदर कर दिया जाता था। अब वो कंपनी समझ जाती थी कि अब क्या करना क्या है, तो उस कंपनी के लोग इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए कुछ 100 जितनी कंपनी की औकात रही, 100 करोड़, 200 करोड़, 400 करोड़, वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए खरीद के बीजेपी को दे देते थे, राम भक्तों को दे देते थे। उसके बाद वो ईडी की जो फाइल थी वो चुपचाप कुछ दिन में बंद हो जाती थी। मतलब ऐसे इतने केस मैं चाहूं तो गिनाता चला जाऊंगा, सुबह से शाम हो जाएगी। अजीत पवार को देखिए, अजीत पवार के खिलाफ खुद मोदी जी घूम घूम के सभाओं में कहते थे कि इतना सैकड़ों करोड़ का इन्होंने सिंचाई घोटाला किया है, उन पर ईडी का मामला था। उसके बाद फिर वो बीजेपी सरकार में ही आके डिप्टी सीएम बन गया और उनको क्लीन चिट भी मिल गया। मतलब जी जी बोलिए। नहीं अमिताभ जी, उसके बाद की एक और खबर है, आपको शायद मिल गई होगी जी। अजीत पवार डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो हैं, लेकिन लोकल बॉडीज में कई जगह उन्होंने अपने चाचा से समझौता कर लिया। तो कल उनका जो एडवाइजर है, जो पॉलिटिकल एडवाइजर है, जो उनकी रणनीति बनाता है, उसकी ईडी की रेड हो गई, उसका ईडी की या सीबीआई की रेड हो गई, उसका रेड हो गई। मतलब अब तो ये मुश्किल हो गई है कि अपोजिशन पार्टीज की आप कंसल्टेंसी भी अगर देंगे तो आपके भी रेड हो जाएगी, आपको भी अंदर कर दिया जाएगा। आपको भी नहीं छोड़ा जाएगा। एक चीज और बताइए, क्या ईमानदार लोग कांग्रेस में रह सकते हैं या केवल जो बेईमान लोग कांग्रेस के हैं उन्हीं को भारतीय जनता पार्टी, ईमानदार लोगों के लिए रास्ता बंद हो गया है क्या भारतीय जनता पार्टी? ईमानदारों के लिए तो भाजपा का रास्ता पूरा बंद है ना। अगर आप मतलब बेईमानी करते हैं, देश को लूटते खसोटते हैं, तो आप भाजपा में आइए और एक वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में आप धुल के एकदम प्रखर राष्ट्रवादी बन जाइए और धुल के फिर आप एकदम राष्ट्र निर्माण में लग जाइए, भारत को विश्व गुरु बना दीजिए, अमृत काल चलाइए। और फिर तो है ही ऐसे 1-2 नहीं, मतलब दर्जनों उदाहरण है। और पूरे ये कश्मीर से कन्याकुमारी का पैटर्न है, इन लोगों ने मजाक बना के रख दिया। अभी पुलिस की बात आपने की, आप यूपी चलिए, यूपी में इतना भौकाल मीडिया ने बना दिया है, गोदी मीडिया ने, कि बुलडोजर बाबा है, माफिया के घर पर बुलडोजर चलता है। अब वहां यूपी पुलिस की मैं बात करूं, वहां देखिए अमिताभ ठाकुर सर, पहले तो उनको बेचारे को जबरिया रिटायर कराया गया ईमानदारी की वजह से। अभी जब वो कुछ 1-2 महीना पहले दिल्ली जा रहे थे लखनऊ से, तो उनको शाहजहांपुर के पास ट्रेन रोक के उतार लिया गया, जैसे कि वो कोई बहुत खूंखार आतंकवादी हो। ओसामा बिन लादेन के बाद लगा कि अमिताभ ठाकुर ही हुए हैं, उनको यूपी पुलिस ने उतार लिया, है ना। और देवरिया के एक 25 साल पुराने मामले में अंदर कर दिया। और सेम उत्तर प्रदेश में अभी इतना बड़ा कॉफ सिरप घोटाला हुआ है सैकड़ों करोड़ का, उसका सूत्रधार धनंजय सिंह का नाम आ रहा है, किंग पिन धनंजय सिंह है, पूर्वांचल का डॉन है, वो आदित्यनाथ की ही बिरादरी से आता है, ठाकुर है। तो धनंजय सिंह से पूछताछ की हिम्मत नहीं यूपी पुलिस जुटा पा रही है। आप सिर्फ यूपी में देखिए, धनंजय सिंह और अमिताभ ठाकुर के बारे में आप पुलिस का रवैया देख लीजिए, और ये ऑल इंडिया पैटर्न है।
ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यही कहानी है। आप दिल्ली में आ जाइए, दिल्ली पुलिस तो सीधे तड़ीपार के अंडर में काम करती है, और वहां पर देखिए महिला पहलवानों ने कहा कि भाई ब्रजभूषण शरण सिंह ने हमारे साथ गुंडागर्दी की है, तो दिल्ली पुलिस ने एफआईआर लेने से इनकार कर दिया था, याद होगा दर्शकों को। और फिर वो महिला पहलवान सुप्रीम कोर्ट में गई, और सुप्रीम कोर्ट से उनका आदेश हुआ, तब जाकर एफआईआर हो हुआ है, और उस पर आखिर तक ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हुई। तो अब क्या है? और ये बात मतलब पुलिस की बात आपने की, तो सिपाही से लेके आईपीएस तक की एक ही कहानी है ना? मैंने तो जी जी बोलिए। नहीं अमिताभ जी, एक चीज और बताइए, मतलब जी मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, मेरा तो दिमाग चकरा रहा है। जी जी देखिए, बांग्लादेश के अंदर हमारे हिंदू भाई बहन मारे जा रहे हैं, जी नेपाल हमारे भूभाग को अपना पार्ट बता रहा है, जी चीन का प्रतिनिधिमंडल आके आरएसएस के हसबुल्ले साहब से 1 घंटे की मीटिंग कर रहा है। बिल्कुल आरएसएस से क्या मतलब? अच्छा, बीजेपी वालों जी से मीटिंग कर रहा है। और उसके बाद चीन ये क्लेम कर रहा है कि भारत का भूभाग उसका भाग है और भारत ने उसे ऑक्यूपाई कर रखा है, या भारत का बिना बात उसमें क्लेम करता है वो चीन का भाग है। मतलब जी हमें, हमारे खिलाफ नेपाल भी है, हमारे खिलाफ बांग्लादेश भी है, हमारे खिलाफ पाकिस्तान चीन तो है ही, हमारा केवल एक तालिबान मित्र है। चलिए, एक ये हो गया। अब ये हाँ हाँ बताइए कि ऐसे समय में अमिताभ जी, अगर आप देश के प्रधानमंत्री होते मान लीजिए, तो आपका प्राथमिकता क्या होती कि यार मुझे इस जटिल समस्या से निकलना है और मुझे अपनी भारत माता की सेवा करनी है। हमारे मोदी जो डमरू बजा रहे हैं सोमनाथ में। तो कम से सही कहा, कम से कम मैं डमरू तो नहीं ही बजाता, और कुछ करता तो नहीं, ना डमरू बजाता, ना मतलब हनुमान जी को पतंग बना के उड़ा देता। आप देखिए मतलब ये काम भी ये तो पहली ही मेरी बार हुआ भावनाओं है। को बड़ी तगड़ी ठेस पहुंची है। हाँ मैं हाँ पुलिस में जाऊं, मेरी एफआईआर नहीं लिखेंगे, वरना मैं एफआईआर लिखा देता। हाँ, यदि यही काम मान लीजिए राहुल गांधी ने बजरंग बली को पतंग बना के उड़ा दिया होता, तो अभी तो देखिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक सनातन धर्म खतरे में आ जाता, और कम से कम 100 शहरों में तो राहुल गांधी पर एफआईआर हो ही गया रहता। लेकिन मोदी जी ने बजरंग बली को जर्मनी के प्रधानमंत्री के साथ मतलब पतंग बना के उड़ा दिया, और किसी को उसमें मतलब हनुमान जी का अपमान नहीं दिख रहा है, और किसी सनातनी की भावनाएं मतलब आहत नहीं हो रही हैं। तो अभी तो देश का माहौल ही दूसरा है। देखिए सही कहा आपने, देखिए चाइना तो, मोदी जी क्या करेंगे? असली एंगल फिर मैं वही कहूंगा कि असली एंगल फिर वही है, जैसे राक्षस के प्राण तोते में होते थे परी कथाओं में, मोदी जी के प्राण अडानी में बसते हैं। गौतम अडानी में ने चीन में करोड़ों डॉलर का निवेश किया हुआ है। क्या मोदी जी रोक सकते हैं? इसलिए शी जिनपिंग जब आए थे राष्ट्रपति चीन के, तो मोदी जी उनको झूला झुला रहे थे। वो झूला पर बैठे हुए थे मोदी जी। मोदी जी ने अपनी वाइफ को तो कभी झूला नहीं झुलाया, सावन का भी झूला नहीं झुलाया, लेकिन शी जिनपिंग को बहुत ही तन्मयता के साथ झूला झुला रहे थे। यशोदा बेन भी सोच रही होगी कि काश कभी इन्होंने मुझे भी झुलाया होता। और एक बार नहीं, जी बोलिए। नहीं अमिताभ जी, एक चीज और बताइए, आप तो क्योंकि पुलिस अधिकारी रहे हैं भाई, जी जैसे जब कोई ईडी रेड होती है, सीबीआई रेड होती है, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आगे टीवी में ये कहते हैं कि भाई रेडी तो हुई है, अरेस्ट ही तो किया, इंट्रोगेशन ही तो कर रहे हैं, ईमानदार है तो छूट जाएंगे। ये बताइए कि जो अमेरिकन कोर्ट्स ने गौतम अडानी जी के खिलाफ वारंट इशू कर रखा है और 1 साल हो गया वारंट सर्व नहीं हो रहा, तो यही लॉजिक क्या उसमें नहीं चलती? भाई उन्हें पेश करा दीजिए, अमेरिकन कोर्ट में वो चले जाएं, वहां जाके प्रूव कर दें कि वो बिल्कुल इनोसेंट है, बात खत्म हो जाएगी। वहां बिल्कुल का सिद्धांत अलग है और हम लोगों का बाकी जो विपक्षी दल है उनके लिए सिद्धांत अलग है। तो गौतम अडानी को सरेंडर क्यों नहीं करा देते? अमेरिका के अंदर जांच होगी और वो अगर ईमानदार है छूट जाएंगे, नहीं तो बंद हो जाएंगे। यहाँ जैसे लोग बंद होते हैं वहां बंद हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, सही कहा आपने, लेकिन यही तो परम पाखंड है। ये पाखंड भी नहीं, ये परम पाखंड है। लेकिन जब आपके मस्तिष्क में गोबर और गोमूत्र ही 3/4 भरा हुआ हो, तो आप ऐसे ही पाखंड का दर्शन देंगे। और सबसे बड़ी बात कि यदि किसी आपने निर्दोष आदमी को आपने जेल में डाल दिया, और वो जेल में वो सालों रह गया, और फिर 10 साल बाद जाके वो निर्दोष होके छूट गया, तो क्या आप उसके 10 साल वापस ला सकेंगे? ये भी तो सवाल है। नहीं, अच्छा आप यदि, अमिताभ जी, एक चीज और बताइए, मतलब मेरे को असल में गौमूत्र के बारे में मेरी कोई नॉलेज नहीं है, ना मुझे जी जी विशेषज्ञता है, ना मैंने जी उसके बारे में कभी पढ़ा है। क्या वह जी जी जेंडर बायस होता है क्योंकि अगर गौमूत्र पीने वाले से आपकी मुलाकात हो, केवल जी गाय का ही मूत्र पिया जाता है कि सांड का भी मूत्र पिया जा सकता है? नहीं नहीं, इसमें तो साफ जेंडर बायस झलकता है। और हो सकता है उसमें मतलब भाजपा के लोग बोल रहे कि ये सनातन धर्म की देखिए महिमा है,
कि उसमें मतलब नर से ज्यादा मादा को महत्व दिया गया है। तो ठीक है, ये भी सनातन धर्म की महिमा है कि उसमें नर से ज्यादा सांड का मूत्र कोई चमत्कार नहीं कर सकता, लेकिन गोमूत्र पीकर आप सभी व्याधियों से मुक्त हो सकते हैं। तो ये भी सनातन धर्म की आप महिमा ही समझिए। तो अच्छा, एक चीज और बताइए, जैसे जी, स्वामी रामदेव का जो घी है वो सस्ता बिकता है और गौमूत्र तो ऐसा तो नहीं उसमें गौमूत्र ही होता है, ऐसा तो नहीं कि इधर उधर का मूत्र मिला के उसे बेच देते हैं? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि मतलब इतना ज्यादा वो ग्राहकों के साथ ये करेंगे, धोखा देंगे उनके। मुझे लगता है नैतिकता के उच्चतम मापदंड होंगे। मुझे नहीं लगता कि उसमें बकरी का मूत्र होगा या ये होगा, है ना। उसमें गोमूत्र ही होगा और उसको वो बेच रहे हैं। और स्वामी जी की बातें आपको याद ही होगी कि मोदी की सरकार बनेगी तो 35 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा, और ऐसे ऐसे उन्होंने अनमोल वचन बिखेरे थे। अच्छा, ये तो वही स्वामी रामदेव है ना जो सलवार सूट, औरतों का सलवार सूट जी जी, ये वही स्वामी उसी रामदेव है जी। अच्छा, रामलीला मैदान में जब दिल्ली पुलिस के इनको दर्शन हुए थे तो 14 फीट ऊंचे मंच से कूद गए थे और महिलाओं का सलवार सूट पहन के भागते देखे गए थे। रामदेव का कहना है कि आयुर्वेद में सभी चीज का इलाज है, लेकिन मुझे लगता है कि आयुर्वेद में कायरता का कोई इलाज नहीं है जी। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं सोचा होगा रामदेव ने कि दाढ़ी इतनी बड़ी बड़ी है तो औरत बन के कैसे भाग पाएंगे। है ना। ये बड़ा मतलब हाँ, रामदेव से कभी मुलाकात हो तो आप पूछिएगा, वो मेरी तो वो मुलाकात उस हुई समय, नहीं है। वो देखिए रामदेव जी उस समय, आप फिर हिंदुओं की भावनाओं को आहत कर रहे हैं। उस समय रामदेव जी अर्धनारीश्वर की मुद्रा में थे। अर्धनारीश्वर की मुद्रा में थे, मतलब नीचे औरतों की सलवार थी और ऊपर में दाढ़ी भी थी। तो ये जो अर्धनारीश्वर की मुद्रा, ये जो मुद्रा है, ये तो सनातनी परंपरा का एक हिस्सा रहा है। इसलिए ये आप नहीं कर सकते। और उन्होंने कलयुग में भी अर्धनारीश्वर की छवि को उकेड़ दिया। आप समझिए कि ये मतलब हमारा देश बदल रहा है। मैं तो यही कहूंगा कि चलिए हमारा देश चलिए, बदल रहा है। अमिताभ जी देखिए, किसी की भावना को ठेस पहुंचाना हमारा कोई मकसद नहीं था। जी जी, मेरा अगर भी हमने उद्देश्य कोई नहीं ऐसे हाँ कोई प्रश्न पूछा है या कोई बात है। कही जी है, जी, किसी की भावना ठेस नहीं पहुंचाई, नहीं नहीं, लेकिन अगर किसी को पहुंचाई नहीं। हो तो पहले माफी मांग लेते हैं, ऐसा हमारा जी जी, उद्देश्य नहीं था। हम तो केवल जी जी, इसलिए कि अच्छे माहौल में, अच्छे बिल्कुल। बैकग्राउंड में चीजों को बताएं, क्योंकि मैं ये जी समझना चाह रहा था कि जो मालवीय जी के साथ हो रहा है, इसका मतलब जितने भी बेईमान लोग हैं उनके जी द्वार जी, बीजेपी के लिए खुले हुए हैं, अंदर जा सकते हैं, बाहर नहीं निकल सकते। ईमानदार लोगों के संतुष्ट होकर जिस पार्टी के लिए काम करना हो करते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल चलिए, बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार धन्यवाद। नमस्कार, आपका भी धन्यवाद।